हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज के थंबनेल आपने देख लिया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत के ऊपर हमारा प्रोग्राम है। नाजरीन, एक चीज़ जो नज़रों से ओझल दिखाई दे रही है वो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या चैलेंजेस लेके आ रही है। ज़्यादातर हम लोग चैट जीटीपी और इस किस्म की एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो है सतह आप पर छोटे छोटे नक्श निगार हैं। अगर आप इसके अंदर जाएं, समुंदर है और उस समुंदर के अंदर सारी बात जो है वो मौजूद है। और उन खतरात को हम कैसे देखें, क्या चैलेंजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असल इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और उस असल इस्तेमाल के नतीजे में क्या ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसके एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा, यानी उसके जो है वो उसकी बका का मसला है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ज़रिए दुनिया में बिल आखिर डूम्सडे यानी क़यामत आएगी। सबसे पहले आर राजेश जी हमारे नए मेंबर बने, आपको बहुत वेलकम है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एज अ पेड मेंबर। मेरी कोशिश होगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जॉइन करें, हमारे चैनल के मेंबर बने और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे साथ आज दो इंतहाई इम्पोर्टेंट मेहमान हैं जो आपके जाने पहचाने हैं, वो किसी से पोशीदा नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब एंडी खान साहब और इनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब समरतूर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हम जुड़ रहे हैं। मैं लंदन से, एंडी खान साहब अमेरिका से और समरतूर साहब इंडिया से जुड़ रहे हैं। पैनल जो हमारा है इसके लिए कुछ चीज़ें मैं बयान कर दूं। एक तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रेट है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब ये बिलियनियर्स की नहीं बल्कि ट्रिलियनियर्स की गेम बन चुकी है। 5-6 कंपनियां हैं दुनिया की जो कंट्रोल कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और दौड़ लगी हुई है उसी तरह की जिस तरह के एक ज़माने में न्यूक्लियर रेस थी, न्यूक्लियर वेपन्स की। अब इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑटोनोमस यानी खुद से एक्ट करने वाले जो हथियार हैं और जो लीथल यानी कि जानलेवा एआई सिस्टम्स हैं वो क्या हैं, इसके तबाहकुन असरात जो है वो क्या होंगे अगर इसको फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसके जो जनरल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये कि एआई जो है ये मोरालिटी या जिसे हम कहते हैं ना कि अखलाकियात से मावरा है, कोई ताल्लुक नहीं है, और ना इसका किसी एथिक्स से ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर जंग में ये कहा जाता है कि जी सिविलियन आबादी पर बमबारी ना की जाए, लेकिन जब एआई आता है तो वो तफरीक नहीं कर सकता कि ये सिविलियन आबादी है, अस्पताल है या क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं जनाब समरतूर साहब के साथ। तूर साहब, इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखा जा रहा है? सर, पहली चीज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अराइव्ड, इट इज द फ्यूचर। एंड इससे इसका बहुत ही बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है इलॉन मस्क का, एंड बाय दोज एंटरप्रेन्योर्स लाइक स्टीव जॉब, जिनको भरोसा था कि टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी विल एग्जिस्ट, कीपैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक क्लास ऑफ पीपल थे जो कहते थे कि कीपैड्स के बगैर आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो देखिए, इट इज़ अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। एंड आज की तारीख में आप देखें, न्यूरा लिंक, आप ब्रेन के अंदर चिपसेट लगा के आप डिसीजन मेकिंग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, आप आजकल आईफोन में भी विजुअल जेस्चर्स आ गए हैं। अगर आप वो सेटिंग एक्टिवेट कर दोगे तो आपको कुछ टच स्क्रीन पर टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आंखों से ही
जो आपको फाइल खोलनी है, आइकन पे जाना है या उसे एग्जिट करना है, आप जेस्चर्स, आंखों के जेस्चर्स के साथ कर सकते हो। आपको वॉइस कमांड्स आ गई हैं। पहले सब कुछ मैनुअली होता था, मैनुअल के बाद फिर सब कुछ टाइप राइटिंग के साथ हुआ, एंड नाउ इट हैज कम टू वॉइस कमांड्स। एंड जो प्रोग्रामिंग है, जो सिलिकॉन वैली है, Silicon Valley came into existence to make life easy for mankind, which they have. And आज की तारीख में SpaceX is planning to first put robots which have solar charging batteries to do all the human work in the initial phase. Humans will land on the moon or maybe Mars much later than robots. So first humanoid robots will be sent to the moon where they will set up the base, do the basic testing. मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल, आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल कि चाइना में व्हेन यू गो टू अ पब्लिक यूरिनल, यूरिनल के अंदर apparatus लगे हुए हैं दैट व्हेन यू यूरिनेट इट विल टेल यू योर फुल रिपोर्ट ऑफ योर हेल्थ, कि आपकी ट्रिग्लिसराइड्स कितनी है, आप में डेफिशिएंसी क्या है, एंड इफ यू वांट टू गो टू सी द डॉक्टर और नॉट। ये फ्री ऑफ चार्ज चाइना के पब्लिक टॉयलेट्स में, यूरिनल्स में सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो यू कैन सी द लेवल। एंड एक और टेक्नोलॉजी यूएस में आई है कि इन केस यू गो टू अ वेरी बिजी एयरपोर्ट, आपने सिर्फ अपने ही फोन के स्क्रीन के थ्रू उनके स्क्रीन पे फोकस करना है। बैकग्राउंड में सिर्फ नॉइज बहुत आ रहा है, आप में से किसी का कोई या तो रेडियो ऑन है या बैकग्राउंड में शोर बहुत आ रहा है, उसको जरा प्लीज चेक कर लें। एनीवे प्लीज कंटिन्यू सर। तो सर बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, दीज आर ग्राउंड ब्रेकिंग, दीज आर ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज। एंड अब जैसे कि ड्रोन्स आ गए हैं, तो प्रॉब्लम पहले ये आ रही थी कि गॉड फॉरबिड कि एआई को डिसीजन लेना पड़े टू टेक ह्यूमन लाइफ। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम विल बिगिन। एट द बॉर्डर्स there will be guns installed with automatic cameras which will have motion sensors. The moment it senses anything moving, which it will not differentiate between an animal or a human being, anything that moves in that certain area will be shot by that weapon with the cameras facing that side. So you see, एक तो ये प्रॉब्लम आ गई है। दूसरा, there are there is a secret project by US in which F-35 will have unmanned सर थोड़ा art- हिंदी का इस्तेमाल करो प्लीज, क्योंकि साडी ऑडियंस साडी पढ़ी लिखी नहीं सर हैगी। नहीं पढ़ी सर लिखी तो हैगी है, लेकिन अंग्रेजी जेड़ा ना ज्यादातर वो सर मुश्किल है समझ नहीं। मैं ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ F-35 ਜਿਹੜੇ ਜੈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਮੈਨ ਹੈਗੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਦ ਸਪੋਰਟਿੰਗ aircrafts will be unmanned aerial vehicles with ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ artificial intelligence ਹੋਊਗੀ। they will be responsible, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ होनी है कि पायलट, मैंड पायलट एयरक्राफ्ट को सेव करना और बचाना आखिरी दम तक। तो ये प्रोजेक्ट अभी यूएस में चल रहा है। इनके पास ऐसी शिप्स हैं जो रिमोट कंट्रोल के जरिए ही चलेंगी, थ्रू सैटेलाइट के जरिए। उसके अंदर कोई बंदा नहीं होगा, सिर्फ ड्रोन्स होंगे जो ऑटोमेटिक लॉन्च होंगे। वो अपना मिशन कंप्लीट करके वापस लैंड कर जाएंगे। और ये ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जो कि ईरान ने एक दिखा भी दिया है, ईरान के पास है। तो देखें इस लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई। और ये सिर्फ वॉरफेयर को लेके नहीं है, इन टर्म्स ऑफ देखें जिस तरीके से अभी BYD कंपनी है, वो गाड़ियों के साथ ड्रोन्स दे रही है कि इन केस कहीं पे आगे जाम लग गया, कुछ हो गया, तो बंदे को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वो ड्रोन ही गाड़ी से निकलेगा, छत से चेक करेगा पूरा एरिया। अगर आगे ज्यादा जाम लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, ड्राइवर वहीं से यू टर्न लेके वापस निकल लेगा। और इसके अलावा इन मेडिकल फील्ड में इतना सब आ गया, बायोनिक आर्म्स आ गई हैं, बायोनिक प्रोस्थेटिक्स आ गए हैं, बायोनिक आई आ गई है, आपकी हियरिंग एड की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो आपको
मशीन्स के जरिए ह्यूमंस का बॉडी फंक्शन फैसिलिटेट हो रहा है, और इसी के दौरान सर देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। एयर टैक्सीज आ गई हैं धीरे धीरे, फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी। तो कहते थे ना कि जेटसन्स करके एक कार्टून आती थी जेटसन्स, अब वो रियलिटी में तब्दील हो रही है। तो देखिए ह्यूमन इमेजिनेशन हैज नो लिमिट्स, एंड ये अब प्रूव हो रहा है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी उभर के आ रही है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वो मूवी देखी है एवटार, उसी के रूप में एयरक्राफ्ट्स आएंगे जो कि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, और उनमें कोई भी पोल्यूटेंट बाहर नहीं एमिट होगा। इट विल बी अ प्योर ग्रीन एनवायरनमेंट, जीरो पोल्यूशन होएगी, और उनका जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 10 टाइम्स मोर ज्यादा हो जाएगी। जो आज के हवाई जहाज लेके जाते हैं, कम से कम 400-500 बंदे वो लेके जाएंगे एक टाइम पे, जो ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट होंगे। एंड इनकी शेप और साइज सब वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के मुताबिक होगी, या फिर हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी जिसके अंदर की विंग्स डायरेक्शन चेंज करके प्रोपेलर बन जाएंगे। तो देखें एक टाइम था जब कॉन्कर्ड भी आया था, कॉन्कर्ड को लोग कह रहे थे ग्राउंड ब्रेकिंग होगा, पर उसके चैलेंजेस इतने थे, मेंटेनेंस कॉस्ट इतना था कि वो सस्टेन नहीं कर पाया मैनकाइंड, तो उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। तो अब आई थिंक आई विल गिव द फ्लोर टू एंडी सर टू add on to AI and its role in overall mankind development other than warfare also. Sir. ये एंडी साहब, आपका स्वागत है, बहुत थैंक यू आपका। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि एंडी साहब आ रहे हैं और समरतूर साहब आ रहे हैं। मेजर साहब ने आना था, मेजर जनरल साहब ने, लेकिन उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो सुधाकर जी हमारे साथ नहीं जुड़ सके। हम दुआ गो हैं उनकी फैमिली के लिए। ये वैल्यू पिलग्रिम ने कहा है कि AI कैन डू इमेज प्रोसेसिंग and recognize the difference between animal and human. I am a software expert. तो ये कह रहे हैं कि जो AI इमेजिंग है वो डिटेक्ट कर सकती है कि ये ह्यूमन है या जानवर है, इंक्लूडिंग AI कैन फिगर आउट if it's a human wearing an animal costume. In surgery, AI is more stable and more precise than possible for humans. Imagine AI snipers. Wow. जी एंडी खान साहब। सर थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब। मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, तो प्लेयर इज आई होप कि मेरी आवाज ठीक आ रही है। ये आप आते हैं, जी जी आ रही है। डॉक्टर साहब, एआई स्नाइपर्स ऑलरेडी तजुर्बा देख चुके हैं आप। ईरान में एक उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो मारा गया था, दैट वाज एन एआई स्नाइपर। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जितनी चीजों के बारे में समरतूर साहब बात कर रहे थे, ये सारी एग्जिस्ट करती हैं, दे हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड। मतलब अब वी हैव टू फेस द रियलिटीज। एआई, जैसा कि मैंने कल कहा था, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक इसका सिविलियन एस्पेक्ट है कि सोसाइटी के ऊपर इसका क्या रोल है और इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वी हैव टू लुक इनटू इट टू, बिकॉज इट प्लेज अ बिग पार्ट। देखें डॉक्टर साहब, मैं और आप जिस जनरेशन से हैं, व्हेन वी नीडेड नॉलेज वी ओपन बुक्स। फिर हमारे बाद एक जनरेशन आई जिसके लिए गूगल बाबा वाज द अल्टीमेट नॉलेज, और they didn't even authenticate whatever they read on the internet. For them, everything on the internet was just a line in the stone. पत्थर पे लकीर थी उनके लिए, उन्होंने उसको यकीन किया। अब एक जनरेशन जो इस वक्त है, आप किसी से भी बात कीजिए, एनी रिसर्च यू टॉक अबाउट, उसका जवाब ये होता है, लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम चैट जीपीटी। सोसाइटी के नैरेटिव को कंट्रोल किस तरह से करना है, ये बात, ओहो। and that's where the algorithm kicks in. Even the AI is working under something which is even more powerful than AI. Is called algorithm.
एक्स के ऊपर जाके एक बंदा एक सवाल पूछता है गोर्क से, और गोर्क उसका जवाब देता है, एल्गोरिदम उस जवाब को पिक करता है, और उसके बाद गोर्क 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो जाता है। इट्स अबाउट कंट्रोलिंग the flow of information to the society. That's where it is going to work in the civil world. अब उसकी एक दूसरी फ्लिप साइड देख लीजिए। अभी तो पब्लिक सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है ना, ये जब मैस प्रोडक्शन के अंदर आएगी, आई नो एन एआई प्लेटफॉर्म, और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, जो ट्विटर के 50 अकाउंट 1 मिनट में खोल सकता है, और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वर्डिंग के साथ उन 50 अकाउंट से अपलोड करके विद इन 1 मिनट इट कैन एक्चुअली रीपोस्ट फ्रॉम एवरी अदर अकाउंट। मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की थी कि हम जिस एज में रह रहे हैं, ये एज ऑफ नॉलेज नहीं है, ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ इंफॉर्मेशन जंगल की आग की तरह फैलती है। एक चीज ट्विटर के ऊपर आती है और वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है, या वो फेसबुक के ऊपर आती है और हर शख्स उसे देख रहा होता है। आज एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वीडियो है। सैलाब पाकिस्तान में आया, सैलाब इंडिया में भी आया, और वो एआई से एक फेक वीडियो जनरेट की गई जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सारा इल्जाम पाकिस्तान में जो सैलाब आया उसका इल्जाम उठा के इंडिया के ऊपर डाल रहा है। ये इसका मिसयूज है, मगर ये हो रहा है ना, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है यूजिंग द एआई। टुडे ह्यूमंस आर डूइंग इट, टुमारो एआई इज गोइंग टू डू इट, एंड आई विल एक्सप्लेन यू Tomorrow ऑल कनेक्ट डॉट्स व्हाई। tomorrow AI is going to spread misinformation. जी, अब Oh my आपको मैं God. समझाता हूँ कैसे। एआई का जो सबसे डेंजरस यूज है वो इसका जो मिलिट्री साइड के ऊपर यूज आ रहा है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस रोल ऑफ दिस थिंग। और इसीलिए इलॉन मस्क और बड़े बड़े वो जो एक गूगल का भी एक इंजीनियर था जो क्विट कर गया था, उसने कहा था इट्स वे टू डेंजरस फॉर ह्यूमंस टू प्ले विद इट। अब एआई जहां इंप्लीमेंट हो रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए, and I have some notes I have to look at because Yes, there please do is so. Do it's so. a humongous topic। एआई को इस वक्त इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और ये दुनिया की 2 मिलिट्रीज हैं जो इसको इस्तेमाल कर रही हैं फॉर ऑटोमेशन टू एक्चुअली create battlefield scenarios, simulate them, and then based on that model, जो जंग असल में हो रही है उसके अंदर डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, उसकी जो सप्लाई चेन है वो कैसे कंट्रोल होगी, उसके शॉर्टेस्ट राउट क्या होंगे, एवरीथिंग, वो टोटल ऑटोमेशन एआई के अंदर जा रही है। एआई इज टेकिंग ओवर दैट ऑटोमेशन। मेजर साहब बात कर रहे थे ड्रोन्स की, मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दे देता हूँ। फेशियल रिकग्निशन के साथ ड्रोन्स मौजूद हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एक तस्वीर एक बंदे की अपलोड करें एंड एआई इज सो पावरफुल दैट इट विल रेंडर 100 मोर इमेजेस ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम एवरी एंगल। दाढ़ी के साथ, बगैर दाढ़ी के साथ, गंजा बालों के साथ, हर तरह से वो इमेजेस वो रेंडर करेगी और वो टारगेट ढूंढ के उसको असैसिनेट कर देगी। नाउ इन द रियल वर्ल्ड द वे द ड्रोन वर्क्स टुडे, एक पायलट बैठा हुआ होता है, उसके सामने एक स्क्रीन है, उसके ऊपर वो देख रहा है, ड्रोन के कैमरा से जो कुछ नजर आ रहा है वो पायलट की वीडियो फीड के ऊपर आ रहा है। टारगेट सामने है, उसके बराबर में एक औरत है, साथ में एक बच्चा है। वो पायलट लेट गो करता है कि कोलैटरल डैमेज नहीं चाहिए। एआई डज नॉट केयर अबाउट कोलैटरल डैमेज। ये जो आज कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बैठ के कि चैट जीपीटी से जाके कहते हैं कि टुडे आई एम फीलिंग वेरी सैड, आई एम डिप्रेस्ड, और एआई आगे से जवाब देती है आई कैन फील योर पेन। इट डजंट फील योर पेन, इट्स अ कंप्यूटर, इट्स अ कोड which is designed, जो बाय डिजाइन इस तरह से लिखा गया है कि वो आपको एम्पैथी शो करके आपके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सके।
आज लोग एआई को ये बताते हैं ना कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, हम्म, कल जब बता रहे होंगे तो पुलिस दरवाजे के ऊपर नॉक कर रही होगी, क्या ये आपको पागलखाने लेके चलते हैं? हम्म। बिल्कुल, आप ये एआई को मुझे बोलिए तो मैसेज सही भी कि आई आया है। वांट, आई फील ये लाइक किलिंग साथ साथ समबडी। साथ साथ इनको भी लेते जाते हैं, क्योंकि लोग आपको जो सुन रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मैसेज आया है, ठहरे एक सेकंड दें, किधर गया मैसेज, इसी से पुलिस वाले से ही रिलेटेड मैसेज है। They are saying chat GPT conversations will be reported to the police. या मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आज आप एआई को ये कह रहे हैं कि आई फील डिप्रेस्ड, तो वो आपके साथ एम्पैथी दिखा रही है, कल वो एम्बुलेंस आपके घर के बाहर खड़ी होगी, आप चैट जीपीटी से ये पूछेंगे कि मैं आई फील लाइक किलिंग दिस पर्सन, और नेक्स्ट थिंग यू नो पुलिस विल बी नॉकिंग ऑन योर डोर। It दैट्स reminds वेयर me इट इज of the गोइंग। movie, sir. वो movie है ना, Minority Report. It is the same thing. अच्छा, ये आइडियाज नए नहीं है। एआई की जो इब्तदा है वो 1980 से हो रही है, दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स, और उसके बाद इसकी डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। अब मैंने आपसे कहा था ना कि फेशियल रिकग्निशन के साथ एआई पावर्ड ड्रोन्स, इसका पहला वाकया है एसटीएम कार्गो, लीबिया के अंदर 2020 में असैसिनेशन होती है, टर्किश ड्रोन है, तो फेशियल रिकग्निशन से अपने टारगेट को असैसिनेट करता है। 2023 के अंदर यूएस एयरफोर्स अपनी ये पावर शो करती है। फिर उसके बाद 2000, उससे पहले 2018 के अंदर ये ड्रोन बनाने शुरू किए गए जो फेशियल रिकग्निशन था, और आज जो आपके एफपीवी ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, दे हैव दैट फेशियल रिकग्निशन, इंक्लूडिंग विद द यूनिफॉर्म इंसिग्नियाज। यूनिफॉर्म के जो इंसिग्नियाज हैं वो उसको भी रिकग्नाइज करती है, और दैट्स हाउ नॉट ओनली कि वो रशियन सोल्जर्स को मार रहे हैं उन एफपीवी ड्रोन से, दैट्स जस्ट नॉट इट, द ड्रोन इज केपेबल ऑफ प्रिडिक्टिंग कि अगली जो रशियन एडवांसमेंट आएगी वो किस रास्ते से आएगी, एंड दे एक्चुअली ड्रॉप माइंस इन देयर वे। जो ग्राउंड माइंस हैं वो ड्रोन्स इस वक्त ड्रॉप कर रहे हैं उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए कि रशियन एडवांसमेंट कहां से आएगी, एंड दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। चाइना ने एक ड्रोन बनाया जिसका साइज एक मच्छर के बराबर है, और उसका काम सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस करना है। वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, ही दैट ड्रोन कैन रिकॉग्नाइज। गोइंग फर्दर, नाउ वी हैव अनदर रियल थ्रेट, जैसे अभी हमने उस तरह से देखना नहीं शुरू किया। एक ड्रोन बना था, एमआईटी के इंजीनियर्स ने बनाया था, और वो ड्रोन इज अबाउट द साइज ऑफ अ हॉर्नेट। ये जितना बड़ा आपका अफ्रीकन हॉर्नेट होता है, ब्लैक हॉर्नेट, इतना बड़ा। उसे मॉडिफाई करते 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 2018 से एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो रही है इसके ऊपर, सॉरी या 2018 या 2017 से उसे मॉडिफाई करते 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 वहां तक ले आए हैं कि नाउ यू कैन एक्चुअली आर्म दैट ड्रोन विद अ शेप चार्जर जो उसके अंदर फिट हो जाएगा, और वो दे आर सेइंग कि आप 6 मिलियन ड्रोन जो हैं वो एक 737 के अंदर फिट कर सकते हैं, एक बम गिराए बगैर, एक भी बिल्डिंग तबाह किए बगैर, अगर आप एक पूरे शहर की आबादी को खत्म करते हैं। एंड दे आर केपेबल ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर। ये जिस ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन की मैं बात कर रहा हूं, इट्स केपेबल ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर। ये आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे कैन टेल ईच अदर कि इन्होंने टारगेट फाइंड कर लिया और ये उसे एलिमिनेट करने जा रहे हैं।
इसकी एक और बड़ी खतरनाक, डॉक्टर साहब, अब जैसे हम कहते हैं ना कि एआई दुनिया खत्म कर देगी, एआई विल आइदर टेक ओवर द वर्ल्ड और इट विल एंड इट, at least for humans. मिलिट्री ऑटोमेशन, ड्रोन, यहां तक तो हम आ गए। रोबोटिक सोल्जर्स एक्सपेरिमेंट हो गया, हमने देख लिए। एआई असैसिन्स हम डिस्कस करके गुजर गए। लेट्स टॉक अबाउट अ सिस्टम which can actually deploy nukes. ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI, Artificial intelligence which is capable of deploying nukes. इसके ऊपर अभी 2023 के अंदर अमेरिका में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। 40 ममालिक ने इस चीज के ऊपर एग्री किया कि जी ऑटोमेशन जो है वो एआई ऑटोमेशन नहीं होनी चाहिए, न्यूक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। मगर 40 ममालिक के आ जाने से इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कोई और मुल्क ये काम करेगा नहीं। एक मुल्क ने ये काम किया। एक सिस्टम है पोसाइडन सिस्टम, जिसका कोड नेम है डेड हैंड। इसे डेवलप किया रशिया ने और इसे डिप्लॉय कर दिया था उन्होंने 2018 में। ये टोटली ऑटोनोमस सिस्टम है and it's actually capable of deploying all the Russian nukes. अगर ये सिस्टम which is armed with all kind of bells and whistles and sensors, अगर ये डिटेक्ट करता है कि एक न्यूक्लियर अटैक हो गया, उसके बाद इसका एक वेटिंग पीरियड है कि इसने 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट वेट करना है। और अगर इसे कोई कमांड नहीं आती, now system have the capability to actually assess the damage कि न्यूक्लियर स्ट्राइक के नतीजे में डैमेज कितना हुआ, आया पूरी की पूरी रशियन लीडरशिप है वो मर चुकी है या जिंदा है, एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन इट विल डिप्लॉय रशियन न्यूक्स। दुनिया का खात्मा। और ये एक न्यूक नहीं डिप्लॉय करेगा, जिस वक्त ये सिस्टम डिप्लॉय करेगा इट विल डिप्लॉय ऑल द न्यूक्स, all of them in one time. And this can happen by an accident or It can happen by accident, or maybe if AI, if it decides that the world is a very dangerous place, it can go ahead and deploy all the nukes. That it should end. तो वो जो कुछ हम बचपन में मूवीज के अंदर देखा करते थे, it is all becoming realities now. जेटसन्स में हम देखते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, अगर ये भी कहा जा रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं इसी से कि मैं निकाल रहा हूँ ये बात कि एआई इतना सुपीरियर हो जाएगा कि वो इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, इंसानों से ज्यादा वो एक किस्म का सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा AGI के जरिए। और वो जैसे आपने कहा कि अगर AI ये डिसाइड करता है कि the world has become, planet Earth has become a very dangerous place for humans to live, so it can, like in a blink of an eye, it can extinct human race. डॉक्टर साहब, हमारा एवरेज जो IQ लेवल है वो कितना होता है? 6 नहीं 6 नहीं मतलब जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग है, दे आर रनिंग एनीवेयर फ्रॉम 80 to 120. Okay, yeah, 80 to 120, yeah. ये एवरेज ह्यूमन IQ लेवल है जो सोसाइटी में आज अवेलेबल है। देयर आर पीपल हु हैड मोर एंड दे डिड ग्रेट इंटेलिजेंस। वो बड़ी बड़ी, मतलब दुनिया की तारीख में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान गुजरा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन था। मगर एटम बम का फार्मूला भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की इजाद है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अकल भी इंसान को मरवा देती है, इफ वी से इट दैट वे। आज चैट जीपीटी का जो चैट जीपीटी 4 जो मॉडल आपके पास मौजूद है, इसका IQ लेवल 155 प्लस है।
It's Mhm. already more intelligent than an average human being. Mhm. It can show you emotions it doesn't have, just to gain more and more knowledge about you. Mhm. स्वार्म ड्रोन्स हैं, फेशियल रिकग्निशन ड्रोन्स हैं, रोबोटिक सोल्जर्स हैं, फिर टोटल ऑटोनमस। अब तक तो हम बात कर रहे थे ना कि ड्रोन्स जो जिनको इंसान उड़ा रहे थे, अब वो जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया, ये मॉडल F-35 का जो उन्होंने जिक्र किया, ये मॉडल पुराना है। ये मॉडल पुराना है। इट ऑल स्टार्ट्स विद अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था जिसे डार्क स्टार कहते हैं, SR-72 प्रोजेक्ट, लॉकहीड मार्टिन का, which is already a part of the American Air Force, but unfortunately it's not the NGAD. It's not the next generation fighter we were looking for. We need something even more advanced than this. इसकी क्वालिटी ये है डॉक्टर साहब, ये एक वक्त में एक जहाज के अंदर एक पायलट और इसके साथ फिर 6 अदर ड्रोन्स AI पावर्ड, वो पूरा एक स्क्वाड्रन, उसको एक पायलट जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। And AI is capable of making the decision either to engage or disengage, to start the war or to stop the war. ये भी कहा ये जा रहा है मैं कि ये जो आपको डेवलप हो रही है, जो इसका जो डेवलपिंग स्पीड है, वो अनइमेजिनेबली फास्ट है और हर 5.7 मंथ्स के बाद ये डबल हो जाता है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो उसका जी। कैपेसिटी डबल हो जाती है। चैट जीटीपी 5 जो है इस वक्त है देखिए और डॉक्टर साहब, मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि इसका रीज़न है, दुनिया की आबादी भी तो पिछले कोई 20 सालों में डबल ही हुई है ना, कम तो नहीं हुई। इंसानों की तादाद भी तो बढ़ी है ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी तो बढ़ा है। एक ज़माना था 80s के अंदर, जिन्हें हम बूमर्स कहते हैं, उस जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास टीवी था, न्यूज़ चैनल्स थे, वहाँ से नैरेटिव कंट्रोल किया जाता था। फिर आपके पास गूगल आया, गूगल नैरेटिव कंट्रोल कर रहा था, आज AI नैरेटिव कंट्रोल कर रही है। अच्छा, इसमें एक और सवाल आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। Let's also discuss that कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर there is AI available which can actually do cyber attacks. हैक कर सकता है AI। ये जो ओनर यहाँ हैं, तक ले गए। AI टेक्नोलॉजी के जो ओनर्स हैं, उनकी पावर पे भी बात करें थोड़ी, कि वो तो मतलब है कि फिर दे हैव गॉट इमेंस पावर टू डिसाइड व्हाट टू डू, वेयर टू स्टार्ट अ वॉर, वेयर टू स्टॉप अ वॉर, हाउ मेनी पीपल शुड बी किल्ड, मजहबी लड़ाई करा के या मजहब के नाम पे पूरे मुल्कों की आबादियों को खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर उनकी साहब, पावर पर भी बात करें। इसके जो ओनर्स हैं, अगर आप उन्हें देखिए तो इसके ओनर कौन लोग हैं? इसके जो वेरी फर्स्ट जो इसके अंदर आपको नजर आते हैं इस लाइन के अंदर, जिन्होंने इस काम को शुरू किया, वो बिल गेट्स साहब थे। और वो बारहा अपनी जिंदगी के अंदर कई दफा इस किस्म के बयान दे चुके हैं कि दुनिया की आबादी जरूरत से ज्यादा है और इसे कम होना चाहिए, बिल्कुल दे चुके हैं। क्योंकि ही पर्सनली बिलीव्स कि दुनिया में जो फूड सप्लाई है और जो फूड चेन है, इट्स नॉट एनफ फॉर द नंबर ऑफ पीपल वी हैव, सो वी शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई चेन। फिर उसके बाद इसी के अंदर आपको एक कड़ी नजर आएगी, एक डॉक्यूमेंट यूएनओ का लीक हो गया था। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील के अंदर, एजेंडा 2020 था शायद, एजेंडा 2020 था जो 2020 ओरिजिनली रिलीज, जिसके अंदर बाकायदा उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये बात हो रही है कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी पैदा की जाए जिससे एक मैस अमाउंट में
दुनिया की आबादी कम हो, ज़मीनें लोगों की मिल्कियत नहीं होनी चाहिए आम आदमी की, ज़मीनें गवर्नमेंट की मिल्कियत होनी चाहिए। तो ये सोच आज से नहीं, ये एक ज़माने से एग्ज़िस्ट करती है दुनिया के अंदर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें खोल लीजिए, 3 साढ़े 300 पेजेज़ हैं, पढ़ें, एन्जॉय करें। कि ये जो आपके बड़े-बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, जिन्हें हर इंसान जो है वो ऐसे सर उठा के देख रहा होता है आज की सोसाइटी के अंदर, और उनसे तवक्को लगा के बैठा होता है कि दे आर गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी, दे आर नॉट देयर फॉर अस। दे वर नेवर देयर फॉर अस। इनकी नज़र में आम आदमी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म, इस वक़्त यूएस नेवी जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है एआई पावर्ड वेसल्स के साथ, जो कि अपने अंदर पैदा होने वाली फ़नी खराबियों को और उनका इलाज भी खुद ही ढूँढेंगी। ऐसी ऑटोनोमस शिप्स बनाई जाएँ, जिनके अंदर इंसानों की ज़रूरत ही ना हो। अब तक तो हम गाड़ियों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, कि जी ड्राइवरलेस टैक्सी या टेस्ला का जो एफएसडी है, उससे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब तो एक्सपेरिमेंट जो है वो अनमैन एरियल व्हीकल से अनमैन मरीन व्हीकल्स पे आ गए। और ये जितनी डेवलप होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा पैसा ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो इसके ओनर्स हैं, वो बनाते चले जाएँगे। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा बनाना है। देखें डॉक्टर साहब, दुनिया की कोई जंग ऐसी नहीं है, मुझे तारीख में कोई जंग ऐसी नहीं मिली जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व ना हो। रिसोर्सेज़, पैसा, इसी के पीछे सारी जंगें हुई हैं दुनिया के अंदर। और आज के दौर में, मतलब अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू करें, तो हमें बैंकों का और ये जो आपके बड़े-बड़े साहूकार हैं इस दुनिया के, इनका एक बहुत बड़ा रोल नज़र आता है इन जंगों के अंदर। ये बाकायदा फंड करते हैं जंगों को, और उसकी बिल्कुल, वो वजह है लैंडिंग का इन्होंने मसला है ना। इन्होंने ये जब ये लैंड करने इन्होंने पैसे, तभी बैंक चलेगा। लैंड कैसे किसको करेंगे? जो जंग में जाएगा उसको लैंड करेंगे। असला जिन्होंने बनाना है और खरीदना है उनको लैंड करेंगे। पुराना जी, असला जब तक जाया नहीं होगा, नए असले की जरूरत पैदा नहीं होगी। लिहाजा जंगें होंगी तो पुराना असला उसमें इस्तेमाल होगा और नई और फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, और कोई नई नई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर पैसा चाहिए, और वो पैसा जो है वो लैंड होगा। बिल्कुल, जब तक वो पैसा लैंड नहीं होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कमाई नहीं होगी, तो उस पैसे का फ़ायदा क्या? तो गोइंग फर्दर जो आप बात कर रहे हैं, देखें कोई भी वेपन बनता है और उसे वो दुनिया में कहीं न कहीं इस्तेमाल ज़रूर होता है। और वो अगर इस्तेमाल नहीं होता, वो 10 साल शेल्फ के ऊपर पड़ा रहा है, तो कहीं न कहीं कोई जंग शुरू कर दी जाती है कि इस वेपन को इस्तेमाल करके देखो। डेज़ी कटर्स जो हैं, वो उनकी क्या ज़रूरत थी? क्या अफ़गानिस्तान में उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी? वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए गए कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? व्हाट इट विल डू? अफ़गानिस्तान में कौन-सी एयरस्ट्रिप्स थी जिनके ऊपर क्लस्टर बॉम्ब ले जाके चला दिए गए? जिस काम के लिए वो बना था, टेस्ट तो करना था ना। तो कहीं न कहीं जगह ढूँढ ली जाती है उन्हें टेस्ट करने की। मगर मुझे हैरत उन लोगों के ऊपर होती है, सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए होते हैं और वो बैठ के वेपन्स को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं और कि वो हमने ये जंगों के बना लिए लिया, शोर मचा हमने रहे होते हैं कि ये जंग हमने होनी वो चाहिए, बना वो लिया, जंग क्या होनी से चाहिए। कहते हैं, हौरी मिसाइल बना लिया, हमने अग्नि मिसाइल बना लिया, है जी, जी। बिल्कुल। वो एक इंडिया से एक सीरीज़ चली थी एंड आई रियली लव्ड इट कि ये जब ये जो 4-5 दिन की एक जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, तो वो पंजाब से ही एक सीरीज़ चली थी, वो यूनिफ़ॉर्म के अंदर जाके किसी का भी दरवाज़ा बजाया, हाँ भाई तू फेसबुक ते पोस्ट कीता चल साडे नाल। तू फेसबुक ते वीडियो पाई चल साडे नाल, तू भी चल के लड़। अगलों ने वहाँ से दौड़ें लगा दी कि नहीं जी हम नहीं जा रहे।
तो ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनका कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है सर। तो ये एआई के जरिए तो फिर एक नई दुनिया बन रही है, या ये बनाने क्या सोच रहे हैं, जो एक यूटोपियाई दुनिया है जिसके अंदर जो है वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हों, और मतलब है ट्रिलियनियर्स क्लब हो, लामतनाई जिंदगी, यानी कि जिसमें मौत का तस्वर खत्म हो जाए। ये विजन है इन लीडर्स की जो एआई को कंट्रोल कर रहे हैं और बना रहे हैं। ना कोई जॉब्स होंगी, ह्यूमैनिटी नहीं, फ्लरिश। जॉब्स तो ऑलरेडी खत्म होने जा रही हैं डॉक्टर साहब। जॉब्स तो ऑलरेडी खत्म हो रही हैं। मतलब अब आपको मैकडोनल्ड के अंदर एक रोबोट खड़ा हुआ नजर आता है जो ग्रिल के ऊपर बर्गर तल रहा है। बर्गर तक को ग्रिल करने के लिए अगर रोबोट आ गया तो फिर इंसानों की जरूरत रह कहाँ गई है? अब ये एआई सॉफ्टवेयर की दुनिया है। ये ह्यूमन ऑक्यूपेशंस को किस तरह से बर्बाद करेगी वो भी सुन लीजिए। एक प्लेटफॉर्म है जो आईबीएम ने डेवलप किया है, इसका नाम है वाटसन। ये अगले 3 से 5 साल के अंदर ये जो आपके कोडर्स बैठे हुए हैं इनकी नौकरियां खाने जा रहा है। आप दुनिया का कॉम्प्लेक्स तरीन कोड लीजिए और इस वाटसन के आप हवाले कर दीजिए और उसे कहिए इसे डीबग कर। वो जितने ह्यूमन एरर उस कोडर ने उसके अंदर क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे निकाल के वो कोड फिक्स करके आपको वापस दे देगा। यू कैन डिप्लॉय इट इमीडिएटली, और यू कैन गो टू वाटसन एंड यू कैन स्टार्ट गिविंग इट इंस्ट्रक्शंस कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर से ये काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो आपको वो कोड लिख के देना शुरू कर देगा। माय गॉड। अच्छा, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, प्लीज टेल एंडी खान एंजॉयिंग वेरी मच हिज एनालिसिस। अच्छा, मेरा ख्याल है तूर साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं, एक सवाल आया आपके लिए सर कि ये जो कुछ एंडी खान बता रहे हैं इसमें इंडियंस और दूसरे जो ममालिक हैं ये एक सेकंड हैंड एलिमेंट होगा, क्योंकि इनके पास एआई कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि खुफिया तौर पर ये कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, तो इंडिया कहाँ खड़ा होगा इस सारी बिग पिक्चर में? सर देखें, अभी आई एम पार्ट ऑफ अ डिफेंस फर्म। जो ड्रोन्स हैं हम उनकी मशीन लर्निंग करवाते हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग? इट मींस रेगुलर practice, regular repetition of a certain task। तो वो हम मशीन को इतनी बार करा देते हैं कि मशीन के सेंसर्स को आदत हो जाती है कि अगर इस साइज की दरवाजे या खिड़की से जाना है तो स्पीड क्या मेंटेन होनी चाहिए, कहाँ पे टक्कर नहीं खानी है वो देखते हैं। एंड ऑल्सो वेपन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, कि अगर टेररिस्ट एक क्लोज बिल्डिंग या कमरे में है और ये अगर ड्रोन अंदर जाता है और अचानक से लाइट बंद कर देते हैं, तो पहली चीज तो उसके पास ऑटोमेटिक ऑप्टिक्स हैं जिसके अंदर वो कन्वर्ट कर लेगा फ्रॉम डे विजन टू नाइट विजन। तो लाइट हो ना हो, नंबर 1 इट विल बी एबल टू सी। दूसरा, जिस भी बंदे के पास उस घर के अंदर हथियार होगा उसके कैमरे में जैसे ही वो विजन आएगा उसको ये कमांड कंफर्म हो जाती है कि ये हॉस्टाइल है एंड हैज टू बी टर्मिनेटेड। अब इसमें 2 ऑप्शन होती है। जैसे ही वो वेपन देखेगा तो आपके जीसीएस ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम में अलार्म बजने लगेगा, टारगेट हॉस्टाइल। उसमें आपके ऊपर है कि क्या आप अपने कंट्रोलर से बटन दबाना चाहोगे या आप उसे ऑटोनोमस कमांड दे दोगे कि इन केस अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो भाई तुम खुद ही चले जाओ और उसके अंदर लग के एक्सप्लोड हो जाओ। सो दिस इज डन ऑन एक्सटेंसिव एंड रेगुलर बेसिस। हम सारे एंगल्स, 6 फुट की हाइट, 5 फुट की हाइट, 5.5 फुट की हाइट,
4 फुट की हाइट, 2 फुट फ्रॉम द ग्राउंड, 1 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, tilting how many degrees, 30 degrees, 40 degrees, 70 degrees, 80 degrees, सारे एंगल्स कवर करके एक 3D मॉडल बनाते हैं जिसमें मशीन को प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि अगर तुम इस सिमिलर सिनेरियो में इस बिल्डिंग में गए तो तुम्हें क्या करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज, क्या पता अंदर किसी इनोसेंट बंदे ने टेररिस्ट को ओवर पावर करके उससे हथियार छीन लिया और उसी दौरान ये ड्रोन अंदर एंटर किया। वो जजमेंट इज अ एरर। वी स्टिल डू नॉट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज कि टारगेट एंड पे वो लेजिटिमेट है या नहीं है। सो दैट इज द डेंजरस पार्ट ऑफ एआई। दूसरा, गिविंग अ ऑटोनोमस पावर, अगर हम ड्रोन को एक इंडिपेंडेंट ताकत दे देते कि भाई तू डिसीजन ले क्या करना है, ह्यूमन रेलेवेंस कम हो जाती है क्योंकि वो हमसे तो पूछ नहीं रहा है और हमें अपना टाइम और दिमाग लगाने का जो टाइम लगना है, एफर्ट लगना है, वो बचाने के लिए हम मशीनों को पावर दे रहे हैं कि पावर टू थिंक, पावर टू टेक अ डिसीजन कि आप ये करो अगर मगर की कार्रवाई। इफ दिस कैपेबिलिटीज पे आप बात कर रहे हैं ना, कैपेबिलिटीज पे, प्रोबेबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज एज वेल। मगर सर तो मशीन के अंदर फ्लॉ ये है ना कि मशीन में अगर मगर नहीं है, इंसान में है। हाँ, यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है एंडी खान साहब से। एंडी साहब ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? हम अब तक की जितनी गुफ्तगू हुई है उसमें तो ये नजर आता है कि ये मेरे आपके बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा। तो ये किसके बेनिफिट के लिए ये हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है एआई का और ये डॉक्टर साहब इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट। मैं आपसे एक काउंटर सवाल कर लेता हूँ कि आज तक दुनिया में जो कुछ हुआ है उससे मेरा और आपका कौन सा बेनिफिट हुआ है? अच्छा, ठीक है। वो जो एक बिलियनर क्लब है ना दुनिया का जी, जिसका नाम लेना मतलब पर जलते हैं, मेरे भी पर जलते हैं, ये उनके बेनिफिट के लिए हो रहा है सर। जिन्होंने एजेंडा 2020 लिखा, फिर एजेंडा 2025 लिखा, फिर उसके बाद एजेंडा 2030 भी अवेलेबल है, मतलब ये उनके फायदे के लिए हो। अच्छा, ये मैसेज लाइव मुझे आ रहे हैं कि मेरे सवाल का जो आपने सवाल किया है तो किसी ने लिखा है हा 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 हा, नाइस कम बैक एंडी साहब। मतलब मुझे आप एक बात बताएं, बम बनाने से आज तक दुनिया के किस इंसान का भला हुआ है? एटम बम बना के जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एक अलमिया है इंसानियत का। That's how I see it. It's a tragedy. It's a human tragedy. What happened? किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ सर। बस वो जो एक मैंने कहा ना कि वो जो एक क्लब है, बिलियनर क्लब, जो अपना तसल्लुत इंसानों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बरकरार रखना चाहता है। ये सिर्फ उनका कंट्रोल इंक्रीज करने के लिए है कि उनका कंट्रोल इंक्रीज होता रहे। इसीलिए तो मैं कभी-कभी आपसे कहता हूँ ना, जो आप मानते नहीं है कि दुनिया में जमहूरियत कहीं नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। कहीं भी नहीं है। ये अगर हम मार्स पे भी चले जाएंगे ना या चांद पे भी चले जाएंगे तो वहां पे भी नहीं होगी। वैसे चांद पे जाने के ऊपर याद आया मुझे, इलॉन मस्क साहब ने एक जो स्पेस एक्स कंपनी है उसने एक कोई नया ही कट्टा खोल दिया है कि उन्हें उनके पास जो रॉकेट है वो उस रॉकेट को उन्हें 12 दफ़ा फ्यूल करना पड़ेगा चांद पे पहुंचने के लिए। तो ये 67 में और 68 में जो लोग चांद पे गए हुए थे, ये कहाँ गए हुए थे? तो ये नैरेटिव कंट्रोल था ना डॉक्टर साहब। इफ वी नाउ लुक एट इट, ये नैरेटिव कंट्रोल था। Making your people happy and making them that they are superior than the world. That's what it was. It's a psych control they have on us, on all of us. मैं भी ये सोचता था
कि ये उस जब मैंने तो लाइव जो दिखाया उन्होंने, उस वक्त कह रहे हैं लाइव है, तो हम सारी फैमिली बैठ के, तो वो छोटा सा मैं था, हम देख रहे थे, तो वो चांद दिखा रहे थे, तो मैं बोल रहा था ये कैमरामैन कौन है जो फिल्म बना ये झंडा हिल क्यों रहा है? झंडा हिल क्यों रहा है? तो ये क्या हुआ फिर? अब आज आके जब ये देखे स्पेस ना, एक्स ये लेकिन कहती है कि जी लोग हमें अपने रॉकेट को 12 दफा फ्यूल करना पड़ेगा, तो है जी। आपके पास कौन सा रॉकेट था उस वक्त? आज जब दुनिया के एडवांस तरीन रॉकेट मौजूद हैं स्पेस एक्स के पास, और वो ये कह रहे हैं कि हमें इसे 12 दफा रीफ्यूल करना पड़ेगा, तो उस वक्त कौन से रॉकेट थे जो चांद पे चले गए? अब तक लोग कहाँ रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन। इतनी बड़ी मैनिपुलेशन। सिर्फ मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, नैरेटिव एंड माइंड कंट्रोल, दैट्स ऑल इट इज। ह्यूमन साइकोलॉजी है, यू मेक देम फील हैप्पी, यू मेक देम फील सुपीरियर, they will be at their best performance, and that's how you control the society, control the masses, keep them alive. इस बेसिकली अगर इसे हम देखें ना, तो बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, मगर जो वो एक थ्योरी निकली थी ना मैट्रिक्स से, वी ऑल आर इन अ मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स किसी मशीन का बनाया हुआ नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ, जो इस पूरे मैट्रिक्स को कंट्रोल करते हैं, मेरे और आपके जैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब उन्हीं के फायदे के लिए, मेरे और आपके फायदे के लिए इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। मेरे और आपके जैसे लोगों को तो एल्गोरिदम जो है ना, वो कहता है कि इनकी आवाज को दबा दो। इस आवाज को दबा दो क्योंकि जरूरत से ज्यादा सच बोल रहे हैं। तो ये आदमी सतह के ऊपर जो लीडरों का चुनाव है, हम देख रहे हैं कि बहुत सालों से, दहाइयों से लीडरों का चुनाव जो है ये सारा मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो इसमें भी अब एआई की मदद ली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ली जाएगी। Sir, analysis is being done by the help of AI machine. Analysis is being done with satellite imagery as per deployment कि enemy का likely approach ये होगा 99%. So जो probability ratio is depending upon audio and visual both. ऑडियो में क्या वो आ रहा है, सेंसरी में, विजुअल सेंसरी में क्या आ रहा है, उसके ऊपर फिर लॉगरिथम्स होते हैं कि अगर विजुअल में इतनी परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है एवरी डे, स्पेशली एट नाइट, मींस द टाइम फॉर द एनिमी टू इन्फिल्ट्रेट इज मोर नियर. So that is the anticipation of AI, how it is doing. And these are being done. कोई काम ही नहीं है फिर से, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। नहीं sir, I'll tell you what. In India, why do we make children do mental maths? That we do not, the children should not lose the mental power and capability of mathematics. And to weaken that came calculator. So anything that is made for mankind to make things convenient is only going to make mankind more weak to a very large extent. So I own a defense firm. It is very difficult for me to balance when it comes to machine learning and machines taking a decision as to है ना फिर सारा कुछ, we are all डॉक्टर साहब 20 साल के बाद डॉक्टर भी नहीं आदमी होता था यहाँ इंग्लैंड में, एक बड़ा मशहूर सिटकॉम था, मजाया, उसका नाम था डैड्स आर्मी। उसमें एक वो वॉलंटियर्स होते हैं जो रात को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
वॉरिंगटन में वो एक शहर है सी साइड, वहाँ पे वो ड्यूटियाँ देते हैं, तो उसमें एक बूढ़ा होता है तो वो कहता है वी आर डूम्ड, वी आर डूम्ड। तो वो यही है कि वी आर डूम्ड, वी आर जस्ट टाइम पास करो अपना। ये तो फिर एआई को कंट्रोल कैसे करें? अब सवाल आखिरी जो है, 5 मिनट है मेरे पास। अब ये एज अ ह्यूमन रेस, तो एक तरफ वी आर एज अ ह्यूमन रेस और दूसरी तरफ ट्रिलियनियर्स क्लब, जो 5 6 7 कंपनियों के जरिए एआई के जरिए वो ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ये सारा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो हाउ कैन वी काउंटर इट? दैट वुड बी माय फाइनल क्वेश्चन। हाउ डू वी काउंटर इट? एंडी साहब की करिए। देखो डॉक्टर साहब, इंसान जो है ना वो वक्त के साथ सिर्फ और सिर्फ सहल पसंद हुआ है। We have a flaw and we have to analyze our flaws, we have to accept them, and then we can drive in a strategy कि हम इस सहल पसंदी से निकलें। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ज़माना था, बैलों के साथ बांध के उसके पीछे चढ़ के हल चलाया जाता था, फिर ट्रैक्टर आया। और खेती बाड़ी का जो निज़ाम था आपका टोटल वो बदल गया। आपकी फार्मिंग जो थी वो इट कम्प्लीटली चेंज्ड। अब आज के दौर में अगर मैं किसी को ये कहूँ कि बैलों के साथ बांध के हल चलाओ, तो उसने देख के हंसना है मेरी तरफ। मगर उसकी साइंस में और ट्रैक्टर की साइंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब तक मैं उसे वो साइंस नहीं समझाऊँगा, वो शायद उस तरफ वापस नहीं जाएगा। इंसान को उसने जो अपने लिए आसानियाँ ढूँढनी शुरू कर दी हैं कि हर काम आसान से आसान होता चला जाए और उसकी एफ़र्ट कम से कम होती जाए। अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कैन नॉट काउंटर इट। देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि मैं और आप किताबें पढ़ा करते थे, फिर गूगल जनरेशन आई एंड गोइंग फर्दर अब आपके पास एक एआई जनरेशन है। जी सॉरी। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की कि हम कीबोर्ड से टच स्क्रीन पे गए और टच स्क्रीन से हम सीधे सीधे चले गए। अब हम टाइप भी नहीं करते, हम सिर्फ माइक का बटन दबाते हैं, बोलते हैं और जवाब आना शुरू हो जाता है। दैट्स वेयर वी आर। तो हमें टाइपिंग दोबारा सीखने की जरूरत है, बैक टू बेसिक्स। और अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो इससे हम जान छुड़वा नहीं सकते। और ये जो हायर लेवल्स के ऊपर जहाँ ये घुस गई है, स्पेशली इन द मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जहाँ अब ये एआई जो है वो इंडक्ट हो चुकी है, वो कर क्या रहे हैं, हो चुकी है ऑलरेडी ओवर देयर, इट्स आउट ऑफ योर और माई कंट्रोल। मैं आपको दुनिया का सबसे खतरनाक जो प्रोजेक्ट है इसका जो सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है, जिसका मैंने यहाँ नाम ले दिया, डेड हैंड प्रोजेक्ट मेड बाय रशिया। अब आज आप रशियंस को जाके कहिए, रशिया की सारी आवाम भी अगर निकल के सड़क के ऊपर आ जाए और पुतिन को कहे कि इसे खत्म करो, डेड हैंड प्रोजेक्ट को, वो कभी भी नहीं खत्म करेगा। ये वो नेवर डू इट, क्योंकि इंसान की नेचर के अंदर एक चीज और है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड ह्यूमंस विल नेवर बैक डाउन फ्रॉम इट। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कि इससे अब जान कैसे छुड़वाई जाए। इससे जान अब नहीं छूट सकती अनलेस कि इंसान जो है वो वापस किताबें खोलने की तरफ जाए। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। हम बुक्स से ई बुक्स पे गए और ई बुक से हम वहाँ चले गए कि ऑडियो बुक्स के ऊपर आ गए। अब हम किताब खोल के पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझते, सिर्फ एक बटन दबाते हैं, कोई और पढ़ रहा होता है, हम बैठ के सुन रहे होते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाइना को दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मुल्क बनना है, रशिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मुल्क बनना है, अमेरिका को सबसे ज़्यादा पावरफुल मुल्क बनना है।
जो खिलौना इनके हाथ चढ़ता है ये उसे उसकी पीक पे पहुंचा के छोड़ते हैं। ऑटोनोमस ड्रोन्स, फेशियल रिकग्निशन, अब तो अब आपको नजर आते हैं शहरों के अंदर फेशियल रिकग्निशन कैमरास लग गए हैं मास सर्वेलेंस के लिए। बिल्कुल, इधर भी लगे हुए, लंदन में भी। एआई आपकी कॉलें सुनती है और वो उसके अंदर से पिक एंड चूज करती है, चेरी पिकिंग करती है कि इस कॉल में क्या बात हुई है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कि बैक टू बेसिक्स, तो फिर ये बैक टू बेसिक्स, फिर ये 1400 साल पहले और 2025 साल पहले से भी पीछे बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। नहीं, ये इतना भी बैक टू बेसिक्स जाने की जरूरत नहीं है। रिलीजन फ्री सोसाइटी, वी हैव टू गेट रिड ऑफ रिलीजन एज वेल। नहीं डॉक्टर साहब, इतना भी बैक टू बेसिक्स जाने की जरूरत नहीं है। 1960s वाज द सिंपलेस्ट एज। ये तो एक बूम हमने आते हुए देखा है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में वेपन्स का, मगर 1960 तक कितनी उसके बाद बूम आई है इसके अंदर। 1960 के बाद तो एक अलग ही दौड़ लग गई, एक अलग ही दुनिया हमारे सामने आई। नहीं, लेकिन 1960 तक तो जो पोस्ट वॉर पीरियड है वो तो रिकंस्ट्रक्शन का था। जो कुछ बर्बाद हो गया उसको दोबारा बनाया है और उसके बाद दोबारा बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर दी। ह्यूमन नेचर है डॉक्टर साहब। मैं कभी इसके ऊपर आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगा। ह्यूमंस आर क्रिएटेड विद अ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमंस आर क्रिएटेड विद अ कॉन्फ्लिक्ट। ये इंसान की नेचर में है कॉन्फ्लिक्ट, उससे निकल नहीं सकता। तो वो बनाता है तोड़ता है, बनाता है तोड़ता है। तो फिर जिसने दुनिया बनाई है वो भी तो ये कहता है ना कि मैं तोड़ दूंगा इसे एक दिन, खत्म कर दूंगा सब कुछ। दुनिया के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है वो इस चीज में बिलीव रखते हैं ना कि इसने खत्म होना एक दिन। बिल्कुल जी मेजर साहब, आप गाड़ी चला रहे हैं अपना, सॉरी समर साहब, आप गाड़ी चला रहे हैं? नहीं सर, इट इज स्टैटिक बट इट्स ओके। गाड़ी चलाते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं एंगेज करूं। तो आप सुन रहे हैं एडी खान साहब की बातें, कंक्लूडिंग। I have heard and this is the information age. Information age में this is bound to happen. And इसके बाद इंफॉर्मेशन एज के बाद आएगी मशीन एज, जो आपने टर्मिनेटर मूवी में देखा होगा। सो दैट विल बी अ एरा ऑफ द मशीन्स डोमिनेटिंग ऑल फ्रंट्स, राइट फ्रॉम अ डे टू डे डेली लाइव्स, घर का डोमेस्टिक काम से लेके आप कमर्शियल देख लीजिए। अब मैकडोनल्ड्स और केएफसी जाएंगे, आपके ऑर्डर के काउंटर्स कम हो गए हैं, स्क्रीन्स लग गए हैं। अब आपने स्क्रीन पे वहां पे टैप करके अपना ऑर्डर प्लेस करना है। उधर भी लग गई है, स्क्रीनें लग गई हैं हर जगह। हाँ, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन इज रिड्यूसिंग बाय द डे। एंड एक दिन आएगा वेयर रूल्स विल बी मेड, वेयर अ रूल विल बी मेड दैट आपको जबरदस्ती हर एक अनएम्प्लॉयड बंदे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो वो एक इट विल बिकम अ नॉर्म और अ रूल कि आपको वो ग्रांट देना पड़ेगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मशीनेज। ये कॉस्ट हमें बेयर करना है। तो अगर हमें लगता है कि हम कोई भी चीज बना रहे हैं ताकि वर्कलोड कम हो जाए, वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम। उसको कौन संभाल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। अच्छा, इस पे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे कि ये एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ये भी तो एक कंज्यूमर कॉन्सेप्ट है ना। मतलब है कि जरूरत क्या है एम्प्लॉयमेंट की? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गंदम भी उगा सकती है, अफजाइश नस्ल भी कर सकती है और जानवरों को भी पैदा कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है, और क्लाउड बर्स्ट कर सकती है ऐसी जगहों पे जहां पे पानी नहीं है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर इंसान बैठ के मौज करे, इटर्नल लाइफ जिए अपना। उसको काम करने की क्या जरूरत है? काम तो हम लोग मजबूरन करते हैं,
क्योंकि हमें पैसा कमाना है ताकि हम पे करें डबल रोटी अंडों के लिए, गाड़ी खरीदनी है उसके लिए, घर का किराया देने के लिए। जब ये सारी चीजें ही इनकी जरूरत नहीं होगी, यानी एआई से आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, एआई से आप सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है काम करने की? नीड ही खत्म हो जाएगी काम करने की। यही तो कॉन्सेप्ट है इसका, ट्रिलियनियर्स का, इटर्नल लाइफ का। एक सर बहुत अच्छी एजिंग का प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगा। देखिए ना, एजिंग का जो प्रोसेस है ये भी तो आप आगे जाके इसको वो अल्टर करेंगे एआई के जरिए। आप एज ही नहीं होंगे, आप एंडी साहब इसी तरह रहेंगे 100 साल तक, मैं इसी तरह रहूंगा 100 साल तक, 1000 साल सर तक। लोग पीपल आर पेइंग फॉर क्रायोजेनिक फ्रीजिंग ऑफ डेड बॉडीज। देयर यू गो। कि आज मर रहे हैं, 50 साल बाद जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमें जिंदा कर देना, एंड पीपल हैव पेड मनी फॉर इट टुडे। नहीं तो वो यही करेंगे ना, यूनिवर्सल जो है बेसिक इनकम तय कर लेंगे आके। अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनको महीने का कितना चाहिए मिनिमम, ये ऑलरेडी हो रहा है स्वीडन और ये स्कैंडिनेविया में। डॉक्टर साहब, आपके पास अगर जॉब नहीं है तो एक यूबीआई है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कितनी होनी चाहिए वो आपको देते हैं। फर्ज करें वो $1000 है और आपकी $900 तनख्वाह है, तो वो $100 गवर्नमेंट आपको दे देगी, तो लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि वो $1000 तो उनको मिनिमम मिल रहा है। तो ये जो एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली रेगुलर अनकंडीशनल कैश पेमेंट है तमाम सिटीजन्स को, इसका मतलब ही ये है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो फिर सीधा सीधा कम्युनिज्म है ना डॉक्टर साहब। If they're gonna give me a UBI, then they're gonna control my life from every other aspect. फिर वो कहेंगे कि तुमने यही बर्गर खाना है तो मैं तो वही बर्गर खाऊंगा, तो फिर मेरी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई इसके अंदर? इसी चीज से तो निकलना है। नहीं तो इंडिविजुअलिटी जो है वो फर्द की, उसी को तो चैलेंज कर रहा है ये एआई, उसी को तो खत्म कर रहा है एआई, या इसके जरिए किया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अगर इंडिविजुअलिटी ही खत्म हो जाएगी जी तो फिर पीछे बचेगा क्या? तो ह्यूमंस आर नथिंग बट बैटरी सेल्स। फिर तो गवर्नमेंट आपको ये भी कहेगी कि आप एक से ज्यादा बच्चा नहीं पैदा कर सकते। यह शायद है कि जिस तरह से आज के दौर में कुछ मुल्कों में शादी करने के लिए लाइसेंस निकलवाना पड़ता है, बच्चे पैदा करने के लिए भी लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट बताएगी कि आप पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी से तो निकलना है ना डॉक्टर साहब। So we have to go back to the basics. We have to go back at least 80 years. कि यहाँ दुनिया सिंपल थी और इंसान मेहनत करता था, सहल पसंद नहीं था। देखें, एक मूवी आई थी 80s में, टर्मिनेटर, आज रियलिटी बन चुकी है। अब जिस चीज की मेजर साहब बात कर रहे थे कि मशीन एज, इसके ऊपर बहुत पहले एक मूवी बनी थी सरोगेट, वो देखिए जरा। ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने घर के अंदर लेटा हुआ, उसका हमशक्ल रोबोट बाहर जाके सारे काम कर रहा है और वो वायरलेसली उस रोबोट से कनेक्ट है। वो जो कुछ यहाँ कहता है वो रोबोट वहां कहता है। No, what is next? Matrix? That's where we want to be? To be controlled by the machines? By a computer to tell us how to live our life? Technological advancement was a good thing. अगर नहीं होती तो आज मैं और आप बैठे इस तरह बात ना कर रहे होते। रियलिटी है इंसान की, इसको एआई से पहले रिलीजन ने भी तो अटैक किया ना। रिलीजन ने भी तो उसकी इंडिविजुअलिटी को उम्मत में डाल दिया है, या वो एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो उसकी इंडिविजुअलिटी को खत्म किया। व्हेन यू अटेंड अ चर्च मीटिंग,
या आप जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो उस चर्च और मस्जिद के दरवाजे पर आप छोड़ देते हैं, तो आप अंदर जब जाते हैं तो आपकी इंडिविजुअल हैसियत कोई नहीं होती फिर। Then you become part of that whole group, part of the ummah, isn't it? डॉक्टर तो साहब अब आप मेरी इंडिविजुअलिटी के को तो पहले सबसे पहले रिलीजन ने खत्म किया, जिस तरह कम्युनिज्म है, जिस तरह सोवियत यूनियन था, मैंने वो कहा ना, अब आप मेरी डायरी के कोई और पन्ने खोल रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज के शदीद खिलाफ रहा हूँ सारी जिंदगी कि एक बच्चा पैदा होता, उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई रिलीजन नहीं होता, वो कुछ नहीं जानता। हम एज पेरेंट्स उसके साथ ज्यादती करते हैं कि हम उसे वही रिलीजन सिखाते हैं जिसे हम फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसे ये आज़ादी तक नहीं देते। एज पेरेंट्स वी आर सच डिक्टेटर्स कि हम अपने बच्चों को ये आज़ादी नहीं देते कि वो अपनी मर्जी का मजहब एक वक्त आने के ऊपर चूज करें। पुराने ज़माने में सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया गया, मज़हब ही इस्तेमाल होता था। आज इंसानी अकल बहुत इवॉल्व कर चुकी है, उससे बहुत आगे जा चुकी है। जिस वक्त मज़हब आया था, लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं आए थे। सेब ज़मीन पे क्यों गिरता है, लोगों के पास जवाब नहीं था। फिर साइंस आई है, उसने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके एक्सेप्ट किया और बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। मज़हब हर इंसान का एक इंडिविजुअल मसला होना चाहिए, ये कोई माशरती मसला नहीं है, इसको सोसाइटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये पूरी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया जाए। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, और इंसान इतना आज़ाद पैदा हुआ है कि जब वो पैदा हुआ है तो वो कपड़ों से भी आज़ाद पैदा हुआ है। तो पुराने ज़माने में मज़हब, रिलीजन वाज अ टूल टू फॉर्म सोसाइटीज, मगर अब जिस दुनिया में हम हैं, यहाँ मज़हब का वो रोल नहीं होना चाहिए, मगर हमें आज भी दुनिया में नज़र आ रहा है कि वो रोल अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उम्मत, इट्स द वर्स्ट कैंसर ह्यूमन कैन हैव। कौन सी उम्मत? मैं अब आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ, जी जी, दुआ करें कि मुझे मिल जाए। ये उम्मत के लफ्ज़ से जो मुझे चिढ़ चढ़ी है ना इस वक्त, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक न्यूज़ आई है डॉक्टर साहब, और ये काफ़ी पुरानी हो गई है, मैं तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो खामोश बैठा हुआ हूँ। न्यूज़ ये है कि यहाँ नहीं है मेरे पास, और मुझे आपको व्हाट्सएप करनी पड़ेगी है। आई ठीक थिंक है, इफ कोई आई कैन बात फाइंड इट। नहीं। जी जी जी, सऊदी अरब के जहाज को रोका गया है इटली के अंदर। इटालियन डॉक वर्कर्स ने सऊदी अरब के जहाज को रोका है। उस जहाज में असला लदा हुआ था, उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी जरा सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसराइल। हम्म। तो कौन सी उम्मा शुम्मा, ये सब बकवास बातें हैं। आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दैट। छोड़ दें इसको आप। यानी सऊदी अरेबिया इजराइल को असला बेच रहा है, जी, भेज रहा है, या भी उसके जहाज में जा रहा है उसके सप्लाई। जहाज में जा रहा है, सऊदी जहाज में जा रहा है। कौन सी उम्मा शुम्मा? आई मीन दिस इज जस्ट अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। चलें, सही है। आज काफी तफसील से हमने बातें की हैं और बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं, और आखिर में उम्मा का भी हमने जो है वो दिखा दिया है कि उसकी उम्मा के लफ्ज़ की, यानी कि जो प्रैक्टिकल हकीकत है वो क्या है। बहुत शुक्रिया एंडी खान साहब आपका भी, और समर सूद साहब आपका भी साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आज जिस मौजू पे बात हमने की है वो मौजू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है, अच्छा ये आ गया, ये देख लेते हैं।
ये क्या है जी? अच्छा, जिनोवा पोर्ट वर्कर्स ब्लॉक पैसेज ऑफ सऊदी शिप कैरिंग वेपन्स फॉर इजराइल। ये मुझे भेज दें। ये अखबार में छपी हुई है डॉक्टर साहब, हाँ, मैं अभी अखबार देख नहीं पाया ना, तैयारी कर रहा था इसकी। ये अखबारों में छपी हुई है बहुत न्यूज़। शुक्रिया एंडी खान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी। गए डॉक्टर? वी आर स्टिल लाइव। डॉक्टर साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, आई थिंक और डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ। हो गया था, वापस आ गया हूँ। ये एआई का कमाल है। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का। नाज़रीन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ही पेचीदा एक जिसे कहा जाता है कि एक पेचीदा मौजू है, और दिमाग ज़हन जो है इससे ग्रैपल करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बड़ी अच्छी एक बात एंडी खान साहब ने जो की है वो ये कि जब उनसे सवाल किया कि इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, इसका फ़ायदा किसको होगा, तो उन्होंने कहा कि आपको आज तक कभी किसी डेवलपमेंट का, किसी साइंटिफिक इनोवेशन का आपको फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा तो उन्हीं को होगा जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, जो उसके बैकर्स हैं, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, और वो इलोन मस्क और उनकी तरह के वो लोग हैं जो अब बिलियनियर क्लब से ट्रिलियनियर्स क्लब बनते जा रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। एआई का जो इस्तेमाल होगा मस्नूई ज़हानत का फौजी असलहे में, वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि उसके अंदर मोरालिटी और एथिक्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे दोबारा एक नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।